एंड ट्राई टू, किससे कुछ नहीं कर सकता, इट्स सोसाइटी जो मतलब ये एरिया जो है आपका लिविंग लेने वाला एरिया है, ये इज नॉट कमर्शियल एरिया जहाँ पे आप जाके किसी को कुछ भी बोल दें। और हम लोग यहाँ पे क्लासेस रन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो नहीं, वो क्यों करेंगे, उनका घर है, उनके घर में शादी है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास गाने हैं, लाउड स्पीकर है, एवरीथिंग। आपके घर में भी शादी होगी, आप भी बजाओगे, आप कौन से काम रहोगे? कोई बच्चे, कोई रोकेगा कि नहीं नहीं वो पास वाला पड़ोसी परेशान हो रहा है, बंद कर दो? कोई नहीं रोकता है। रोक दिया लो, चले आगे। रोक दिया, शायद उन्होंने सुन लिया अभी। मुंह करे टेक्स्ट। अरे सारी चीजें जो है आजकल, बस दुनिया जो है वो सिर्फ दिखावे पे लगी हुई है। हर एक पर्सन को लगता है कि उससे ज्यादा होना चाहिए। मेरे पास कुछ हो नहीं हो कोई बात नहीं, पर उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरों से ज्यादा होना चाहिए। उससे कम हो गया तो फिर क्या? यस। तो इसीलिए हमें इसी दुनिया इसी में पीछे भाग रही है, उससे ज्यादा लाना है, उससे ज्यादा लाना है। वो एक जो जॉक सुना है ना पहले भी मैंने, टीचर ने पूछा स्टूडेंट से, वरुण से पूछा, श्याम से पूछा कि भाई आपको क्या बनना है बड़ा होके? तो वो बेचारा खड़ा होकर बोला कि मेरे को बहुत बड़ा करोड़पति बनना है, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां होनी चाहिए, मेरे पास ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे सब कुछ बता दिया उसने, इतनी बड़ी ऐसे लिख दिया। तो टीचर ने बोला बेवकूफ, मैं 2 वर्ड में पूछ रहा हूँ, छोटा सा बता क्या बनना है, और तू पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया यहाँ पे। फिर बाद में लड़की को खड़ा किया, सीता को पूछा आपको क्या बनना है, पर 2 वर्ड में बताना है। तो उसने बोला मुझे श्याम से शादी करनी है, बाकी और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये पैसे कमाएगा, मैं इससे शादी कर लूंगी, बात बराबर हो जाएगी। सो वो थिंग्स है कि भाई सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, और उसी को दिखावा करके खत्म कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। यस, बट उससे पता नहीं क्या हो जाएगा। दुनिया पैसे के पीछे पड़ी है। माया का त्याग करो, लिखा है इधर देखो, माया का लिखी, माया होकर, और माया का त्याग करना है, तपस्या भी करनी है, और उसके साथ में शिक्षा भी प्राप्त करनी है। तो सब कुछ करते रहो। चले आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप्स के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये तो सच में मेरे को भी बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, बट कोई ऑप्शंस नहीं है, मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। मेरी आवाज बढ़ाऊं? मेरी आवाज तो अभी लाउड स्पीकर इतना ही है। ठीक है। सो एक्यूट ऑनसेट और क्रॉनिक ऑनसेट। एक्यूट मींस सडन, क्रॉनिक मींस लंबी हिस्ट्री, लॉन्ग टाइम से चल रहा है, चला जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक्यूट एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
नहीं है, लेकिन वो क्या इंडिकेट करेगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। सो दिस आरबीसी विल प्रेजेंट इन द यूरिन एंड फर्स्ट क्लासिकल सिम्पटम यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, हेमीचूरिया। और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आरबीसी होने की वजह से जो कलर ऑफ यूरिन रहेगा इट विल बी वेरी डार्क कोला कलर यूरिन या कोका कलर यूरिन, कोका कलर यूरिन। एज वी नो दैट द आरबीसी नॉर्मल शेप ऑफ द आरबीसी, अगर हम बात करें तो नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी इट्स बाइकॉन्केव डिस्क शेप, ऐसे होता है और ऐसे होता नहीं होता है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप, जानते हो बाइकॉन्केव डिस्क शेप, दोनों तरफ कॉन्केव लेंस है और ऐसे राउंड है, तो उसको हम बोलते हैं बाइकॉन्केव डिस्क शेप। यस, ये आरबीसी पीसीटी देन लूप ऑफ एलई डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग दैट इन सब में ट्रेवल करके कहां पहुंचेगी, यूरिन के अंदर। सो ये आरबीसी जैसे यहां से ट्रेवल कर रही है, ये पहले यहां तक होगा, फिर यहां से यहां तक इस पे लगेगा, इस दीवार पे लगेगा। होता है जब आप कोई बहुत बड़े भीड़ वाली एरिया में जाते हैं, जैसे कोई मंदिर या कहीं पे जाते हैं जहां बहुत भीड़ है, तो फिर आप कभी इधर लग रही होती है आपको, कभी उधर इस दीवार पे धक्का होता रहता है वहां पे, और जब वापस आते तब तक आप पता नहीं कहां दर्द हो रहा होता है, स्वेलिंग एडिमा होता है। सो सेम थिंग विल हैपन विद दिस आरबीसी, द आरबीसी विल ट्रेवल अ लॉन्ग वे एंड अल्टीमेटली रीच इनटू द यूरिन। एंड इतनी बार जब ये स्टक होगी तो द नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी व्हिच इज बाइकॉन्केव डिस्क शेप विल बी कन्वर्ट change and the RBC which is present here that will be the classically dysmorphic RBC। कौन सा RBC आएगा यहाँ पे, dysmorphic। so जब आप ब्लड सैंपल लेंगे, यूरिन का सैंपल लेंगे, सॉरी नॉट ब्लड, यूरिन सैंपल लेंगे और उसमें उसका माइक्रोस्कोपिकली आरबीसी का शेप चेक करेंगे, द आरबीसी शेप इज द dysmorphic टाइप ऑफ आरबीसी आपको मिलेगी, उसका कोई शेप ही नहीं, कहीं से इधर घुसी पड़ी बेचारी पूरी, इतना मारा गया उसको कि उसका शेप ही चेंज हो गया। नेक्स्ट, वी नो दैट आरबीसी जब ब्लड में होगी तो वो स्टिकी नहीं है, बट जब ब्लड से बाहर आ जाती है तो उसका नेचर कैसा हो जाता है, इट्स स्टिकी इन नेचर, चिपकने वाली, एक दूसरे के साथ क्या होगी, चिपक जाती है। सो आरबीसी जब इस ट्यूबिंग्स के अंदर होगी इन फ्यू नेफ्रॉन, द आरबीसी विल स्टार्ट स्टिकिंग टू ईच अदर, इससे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी इस तरह से। नाउ दिस ल्यूमन इज अ राउंड ल्यूमन, ल्यूमन कैसा है, राउंड ल्यूमन है, अरे ल्यूमन कैसा है, राउंड ल्यूमन है, ये तो मैंने ऐसे बनाया पर ये ल्यूमन तो बेसिकली राउंड है। जब आरबीसी चिपकेगी तो सारी एक साथ जब चिपकेगी तो ऐसे राउंड शेप में आरबीसी का पूरा बंडल आपको मिलेगा, यस और नो। सो यहाँ पे एक रेड राउंड शेप में इस तरह का पूरा बंच बन जाएगा, ये किसका है, आरबीसी का बंच। नाउ पीछे वाला जो फ्लो आ रहा है वो इसको फोर्सफुली आगे पुश करेगा एंड स्लोली स्लोली ये कहां पहुंचेगा, लास्ट पार्ट में, और यहां पहुंचेगा, और यहां पहुंच के जब आप इसका सैंपलिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिलेंड्रिकल शेप आरबीसी, सिलेंड्रिकल शेप आरबीसी, दिस इज आल्सो डिस्मॉर्फिक आरबीसी विद, दिस इज आल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल शेप आरबीसी, जो इतना बड़ा वो बनेगा उसको हम बोलते हैं रेड सेल कास्ट। इट इज आल्सो अ क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम, रेड सेल कास्ट। रेड सेल कास्ट का मतलब आरबीसी का एक पूरा राउंड राउंड शेप का बंच, गुच्छा एक साथ ऐसे क्लोट जो है वो राउंड शेप में लंबा सा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं रेड सेल कास्ट। क्वेश्चन आता है, द प्रेजेंस ऑफ रेड सेल कास्ट इन यूरिन इज एन क्लासिकल इंडिकेशन ऑफ दिस डिजीज, आंसर इज इट इज प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रेटिक सिंड्रोम। सो दीस ऑल आर द प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू फर्स्ट सिम्पटम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, हेमेचूरिया। क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम इज हेमेचूरिया, क्लियर हो गया। नाउ अब आते हैं दूसरे पे। हमने जब बात किया कि यहां से आरबीसी फिल्टर हो रहा है, लाइक किसी को इंजरी हो गया, खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसमें आरबीसी एक नहीं है, अगर रेड कलर है तो मतलब क्या उसमें है, तभी रेड है, अगर आरबीसी नहीं होगी तो सिर्फ वाटर जैसा निकलता है, सीरम निकलता है, बहुत बार होता है जब इन्फ्लेमेशन होता है तब सीरम आता है, आरबीसी नहीं होती है। आरबीसी है मतलब खून कैसा निकलेगा वहां से, रेड। खून आ रहा है, कितनी देर तक आएगा, कब तक आएगा, जब तक क्लोटिंग नहीं हो जाए तब तक आएगा, यस और नो, सिंपल सा है। तो जब तक यहाँ पे क्लोटिंग नहीं हो तब तक क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। सो क्लोटिंग को इनिशिएट कौन कर रहा है यहाँ पे, प्लेटलेट इज द थिंग व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर स्टार्टिंग द क्लॉट फॉर्मेशन, बट प्लेटलेट को किसने बोला कि आप एग्रीगेट हो वहां पे। सो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ते हैं जब हम हीमोस्टेसिस पढ़ते हैं, होमियोस्टेसिस पढ़ते हैं, बट यहाँ पे एक सिंपल सा थिंग है कि व्हेन बॉडी इज लूजिंग आरबीसीज, जब आरबीसी का लूज होना स्टार्ट हो जाता है तो बॉडी स्टिमुलेट करती है अपनी हीमोस्टेटिक प्रोसेस को, और वो क्या बनाती है, क्लोट बनवाने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। सेम थिंग जब हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी क्या लॉस हो रहा है, आरबीसी लॉस हो रहा है, एंड द सेम मैकेनिज्म विल बी एक्टिवेटेड हियर आल्सो, यहाँ भी क्या होगा, जो आपका क्लोट फॉर्मेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड द प्लेटलेट, द अदर टाइप ऑफ जो भी डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड और जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे इसमें आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चिपक जाएंगे, और जो ल्यूमन, जो वाइट ल्यूमन बने जिससे आरबीसी लॉस हो रहा है वो सारे क्या हो जाएंगे, नेरो हो जाएंगे, yes or no। and because of this reason now the loss of plasma protein will be less than the nephrotic syndrome because the size of the colon will be reduced, क्यों reduce होगी, because of the formation of clot। यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोट बन जाएगा। ये जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थी, now it will be converted into a hard फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, बहुत ज्यादा हार्ड मेम्ब्रेन बन जाएगी, और इस वजह से लॉस तो होगा, बट प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस यहाँ पे करेगा, लो देखने को मिलेगा। लेकिन जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम था वहाँ पे आरबीसी फिल्टर नहीं हो रहा था, और जब आरबीसी फिल्टर नहीं होगा तो कभी भी वहाँ पे क्लोटिंग नहीं होगा, क्लोटिंग नहीं होगा तो जो पोरेंस है उनकी साइज नेरो नहीं होगी, और नेरो नहीं होगा तो वहाँ कंटीन्यूअसली किसका लॉस होगा, प्लाज्मा प्रोटीन का। लेकिन यहाँ स्लोली स्लोली डिजीज जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, ल्यूमन का साइज क्या हो जाएगा, नेरो, और उसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो प्लाज्मा प्रोटीन लॉस विल बी देयर, बट यहाँ पे 3.5 ग्राम से क्या रहेगा, कम रहेगा। सो द सेकंड क्लासिकल सिम्पटम ऑफ दिस डिजीज इज लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, दैट इज हाइपोप्रोटीनेमिया, प्रोटीनेमिया। एंड यहाँ पे जो लॉस होगा वो लॉस कैसा रहेगा, लॉस इज लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। सो दिस इज द सेकंड way to differentiate nephrotic syndrome and nephrotic syndrome. In case of nephrotic syndrome, the loss is more than 3.5 gram per day without presence of hematuria or RBC. But in case of nephrotic syndrome, the loss is, plasma protein loss is less than 3.5 gram with the presence of hematuria. This is the second classical symptom जो हमें यहाँ मिलेगा, clear? Now, as I mentioned here, कि this filtration membrane is now converted into a hard filtration membrane. The pollen size is now narrow, and जब pollens narrow हो जाएंगे तो क्या यहाँ से वो उतना filtration कर पाएगी जो normal kidney करती है? And now the person will have oliguria or polyuria.
ओलिगोरिया, एंड जब ओलिगोरिया होगा तो बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज। एंड थर्ड क्लासिकल सिम्टम इन केस ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एजोटेमिया और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एजोटेमिया। सो दिस इज द एजोटेमिया, जानते हो, इंक्रीज लेवल ऑफ नाइट्रोजनस या मेटाबॉलिक वेस्ट, इंक्रीज लेवल ऑफ नाइट्रोजनस या मेटाबॉलिक वेस्ट। So here the classical trait is hematuria, hypoproteinemia, and azotemia. And in case of nephrotic syndrome, the classical trait is hypoproteinemia, very important, edema and hyperlipidemia. यहाँ पे लिपिड का लॉस कम होगा तो बनेगा भी कम, और बनेगा भी कम, सॉरी प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस कम होगा तो लिपिड कम बनेगा, और कम बनेगा तो बॉडी में हाइपरलिपिडेमिया नहीं होगा। सो दिस इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ विच डिसऑर्डर, नेफ्रेटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद ओलिगोरिया हो जाएगा तो डिसअपीयर हो जाएगा वहां पे, साइज होगी उस टाइम आरबीसी का जो लॉस है वो बंद हो जाएगा। उसकी जो सेकंड प्रॉब्लम आएगी, जो सेकंडरी थिंग्स आएगी वो आएगी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द बॉडी, जो टीमिया सीवियरली वहां देखने को आपको मिलेगा। एंड इट इज एन, अगर एक्यूट कंडीशन है तो तब तक पेशेंट ठीक हो जाएगा, अगर एक्यूट नहीं है तो फिर इट मे बी पॉसिबल कि पेशेंट की डेथ हो जाए मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ने से। सो इनिशियली द मोस्ट इसलिए इसको सबसे पहले लिखा कि क्लासिकल स्टार्टिंग ऑफ द डिजीज प्रेजेंटेशन क्या होगा, हेमेचूरिया। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हेमेचूरिया कभी आएगा ही नहीं, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा डिजीज हेमेचूरिया रिड्यूस हो जाएगा, ब्लीडिंग आना बंद हो जाएगा, बट यूरिन का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा कम, क्योंकि वहां पे पॉलिन्स क्या हो गए सारे नीरो, और मेटाबॉलिक वेस्ट का लेवल बॉडी में क्या होगा एक्सेसिवली हाई हो जाएगा। अगर एक्यूट कंडीशन है तो इट विल रिजॉल्व एंटीबायोटिक से, अगर क्रोनिक इट इज एन क्रोनिक स्टेट देन मे बी पेशेंट डेथ हो जाएगी, आपको डायलिसिस करनी पड़ेगी, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं हो। सो यहाँ पे लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, और इसमें कुछ नहीं बनाया मैंने, तो क्या बनाया। सो याद रखिए, रेड सेल कास्ट, डिस्मॉर्फिक और सिलिंड्रिकल शेप ऑफ आरबीसी एंड कोला कलर यूरिन मेनली किसमें होगा आपका, प्रेजेंस इन नेफ्रेटिक सिंड्रोम। चलिए, सो इन क्लिनिकल सिम्पटम पर्सन विल हैव हेमेचूरिया व्हिच हैविंग कोका कलर यूरिन, उसके साथ में आप क्या लिख सकते हैं, रेड सेल कास्ट। अगर इसमें नहीं लिखा आप लोगों ने तो उसके साथ लिख लेंगे रेड सेल कास्ट एंड सिलिंड्रिकल शेप आरबीसी, इसी को हम बोलते हैं रेड सेल कास्ट एंड डिस्मॉर्फिक आरबीसी। ये क्लियर हो गया यूरिन ब्लड के वाले सिम्टम्स जो है आरबीसी वाले चारों ही। यस, नेक्स्ट प्रोटीन यूरिया, सो डिक्रीज प्रोटीन, हाइपोएल्बुमिनेमिया, एडिमा एंड हाइपरटेंशन विल बी देयर। एजोटेमिया, इंक्रीज द नाइट्रोजनस वेस्ट। फिटिंग एडिमा यहाँ भी रहेगा जो सेम बात था। एनीमिया ड्यू टू द लॉस ऑफ आरबीसी एंड लेक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विल रिड्यूस द hemoglobin and person will undergo the anemia and flank pain, क्योंकि किडनी जो है वो फ्लैंक रीजन में आपका है तो पेन वहां पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्रेटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो इसका पैथोफिजियोलॉजी आ गया समझ में, घर जाके ना रटना नहीं है, रटोगे तो इधर उधर मिक्स हो जाएगा, इसका उसमें उसका इसमें सिंपल सा है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी आपको होनी चाहिए दोनों में, ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ना ही इस नेफ्रेटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। एंड कोई भी आपसे पूछ ले तो बता देंगे अब रेड सेल कास्ट क्या है, सिलिंड्रिकल शेप आरबीसी क्यों बन रही है, कोई भी क्या, कोई भी पूछ लिया करो एक दूसरे को कि अभी बता क्या है, आता नहीं है ना तेरे को, देखे पूछ, पर आपको नहीं पूछना है, आप क्यों पूछेंगे, टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास। एक दूसरे से क्या किया करो, डिस्कस किया करो, एक दूसरे से पूछा करो, तो उससे क्या होगा, जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको चीज परमानेंट माइंड में फिट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। आप लोग रटते रहते हो बैठे बैठे, खुद ही कोशिश करते रहते हो, फिर वो भूल जाते हो वापस। तो एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करो, उससे कोई नंबर आपके कम नहीं होने वाला है। यस, आपको डर है मैं इसको बताऊंगी इसका सिलेक्शन हो गया तो मेरा नहीं हुआ, तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पेपर तो 100 नंबर का ही है, 100 से ज्यादा तो ना उसके आएंगे ना आपके आएंगे, 100 लाएंगे दोनों टॉप कर लेंगे, और क्या। सो इसीलिए एक दूसरे के साथ क्या किया, डिस्कस करें, बेस्ट वे है ये पढ़ने का, सबसे अच्छा तरीका है। लाइक अभी जब प्रोग्राम हो रहा है तब आप लोग बता रहे थे, हम देखते रहते हैं, वो पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ती हूँ उसको देखें, वो पढ़ रही है तो वो भी पढ़ती है, वो सोती नहीं है फिर उसको देखें, ऐसा होता है नहीं होता है। ये होता है जब आपके अंदर एक कंपटीशन होगा तब ऐसा होगा, अगर कंपटीशन नहीं है तो फिर ऐसा होना पॉसिबल नहीं होगा। अदरवाइज बाकी कंपटीशन खत्म होते तो नींद आती है सब। एक कप बंद करेंगे भाई। हमारे पास जो रूम था उसमें हम 2 पढ़ने वाले और एक नहीं पढ़ने वाला, 3 लोग सोते थे, 6 लोग थे, 3 को उधर फेंका हुआ था क्योंकि वो तीनों नहीं पढ़ते थे। हम 3 थे, उसमें तीनों ने कमिटमेंट किया कि हम पढ़ेंगे, पर हम दोनों 3 में से 2 पढ़ने वाले थे और एक नहीं पढ़ने वाला था, उसको हमने बीच में घुसेड़ रखा था ऐसे कि तू भी पढ़, तेरा भी सिलेक्शन कराएंगे। तो वो क्या करता था, लाइक हमारे पास 2 ही रूम में था और उसमें भी एक ही बेड था जो नीचे घर वाला दे रखा था, वो ऐसे फोल्ड करने वाला था, पढ़ाई वाला वो दे रखा, तो उस बेड को ऐसे लगा रखा है, उसके पास में 2 गद्दे लगा रखे, मैं बेड के ऊपर सोता था, दोनों गद्दे पे सोते थे। तो वो क्या नीचे सोता था, तो वो बुक है, उस बुक के बीच में ऐसे रख देता था मोबाइल, और वो ऐसे लाइक हमें लगा क्या कर रहा हूँ पढ़ रहा, लेकिन मैं तो ऊपर सो रहा हूँ, ऊपर बैठा हूँ, मुझे पता है। सो मैं उसको देख लेता, फिर पीछे से फिर वो मोबाइल को रखता, फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस स्टार्ट हो जाता। सो फिर थोड़ी देर बाद उसको हमने शिफ्ट कर दिया उधर, तू उधर जा, तेरा जरूरत नहीं यहाँ पे, तू नहीं पढ़ेगा, फिर हम मस्जिद दो। और हमें कंपटीशन ऐसा था कि पहले कौन सोएगा, पहले कौन उठेगा, वो कंपटीशन नहीं था, पहले कौन सोएगा। सो मैं बोलता मैं तो अभी थोड़ी देर पढ़ूंगा, तू सो जा, वो बोला नहीं मैं भी थोड़ी देर पढ़ूंगा, बाद में देखता हूँ। ऐसे पढ़ रहे हैं, रात के 12 बज गई, अब सोच रहे हैं, वो देख रहा मेरे को कि ये सोएगा, मैं देख रहा हूँ उसको कि ये सोएगा, जब वो एक कोई सोएगा तब दूसरा सोएगा, तो ठीक है ठीक है। थोड़ी देर बाद चलो भी एक उसने बोला मैं सो जाता हूँ, ठीक है वो सो गया, ठीक है मैं भी सो गया साथ में। 10 मिनट बाद देखा वो वापस पढ़ने लग गया,
सो हम भी उठ गए वापस। सो ऐसे चलता ही रहता था। जब लगता है कि रात को नींद खुली और देखा कि पढ़ रहा है आगे निकल जाएगा तुरंत स्टार्ट। अरे उसको क्या पढ़ रहा था, मैं क्या बता तू मेरे को, पता क्या पढ़ा है इसमें, क्या ये क्या। तो उससे क्या होगा, एक कंपटीशन आप में बनेगा, हेल्दी कंपटीशन होगा और लर्निंग की स्किल बढ़ेगी और आप जो डिस्कस करेंगे तो उससे चीजें याद भी ज्यादा रहेगी। और इस वजह से वो 6 में से हम दोनों यहाँ पे आए, सिलेक्शन दोनों का साथ में यहाँ पे हुआ, बाकी का नहीं हुआ किसी का। वो एक जो मोबाइल देखता था उसका थोड़ा डिले हो गया, वो 1 साल बाद में हुआ, वो वहाँ दिल्ली एम्स में लग गया। बाकी 3 जो थे वो नहीं पढ़ते थे, उनका नहीं हुआ। फिर उनको यहाँ लाए, फिर उनको जबरदस्ती पढ़ाया, तब जाके वो अलग अलग एम्स में अभी लगे हुए। तो आप भी अपने अंदर क्या रखो, कंपटीशन रखो, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। लड़ी वाला नहीं, लड़ लेते नोटबुक में चोरी कर लो, आप कैसे पढ़ेगा तो मैं नंबर लगा उससे कुछ ना, तो उसको कोई होगा ना, आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। कंपटीशन कैसा रखना है, हेल्दी कंपटीशन रखोगे, उसके सिर पे ऐसा मार के गए कि 4 दिन नहीं पढ़ पाएगा। अब पढ़ देगा, सिर पे पैर तोड़ दिया, 1 महीने तक बैठ गए पढ़ा, अब ऐसा नहीं करना है। कंपटीशन कैसा होना चाहिए, सो यू शुड हैव अ हेल्दी कंपटीशन, और जिससे आपका लर्निंग स्पिरिट जगह, पढ़ाई में मजा आए, वैसा रखना है। यस, चलो आगे नेक्स्ट। Complications of this nephritic syndrome. So hypertensive encephalopathy due to oliguria, excessive fluid will retain inside the body and person will have excessive increase in the blood pressure and that lead to encephalopathy, brain के ऊपर impact आएगा, negative impact, heart failure, pulmonary edema and kidney failure and person may undergo death also in the last. So these are the complications associated with this condition. ये भैया, और ये जो फनी चीजें होती है बाद में बहुत मजा आता है आप लोगों को, सच में मजा आएगा। मैं तो अपने ऊपर ही हंसता रहता हूँ क्योंकि मैं इतने फनी फनी इंसिडेंट किए थे जो सोच भी नहीं सकता मैं, और सब बता दिया आप लोगों को, क्या बताना है। आएंगे धीरे धीरे सारे आएंगे, अभी पढ़ाई करो, अपने बनाओ, वो काम आएंगे आपके लिए बाद में जब आप टीचिंग कर रहे होंगे कहीं। चले आगे नेक्स्ट। नॉलेज ब्रेन माइंड सबका सेम ही है, एक ही जैसा है, कुछ भी इसमें नहीं है, बस आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। मैं मेनिटोल वाला तो एग्जांपल ऐसा है कि मैं तो उसको कभी नहीं भूल सकता, वो सबसे फनी वाला एग्जांपल है मेरा। मेनिटोल का एक एमसीक्यू जो आपके सबके जवान पे होगा, सबको आता है। मैं एक एग्जाम देने गया था आरए के राजकुमारी अमृत कौर में, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम इन 2015। पहला जो ऐसा एंट्रेंस एग्जाम था देने गया, मैं दे देते पता नहीं था एमएससी भी कर सकते हैं वहां पे, हम तो ऐसे मजे लेने के देने गया था। सो मैं वहां उस टाइम यूनिवर्सिटी का आईसीयू में वर्क करता था और न्यू पेशेंट को, हर पेशेंट को मेडिकल टीडीएस चलता है, ट्वाइस इन अ डे चलता है। सो उसको मैं मॉर्निंग 6 AM का डोज था वो देके और 9 o'clock पेपर कुछ था, उस टाइम में पेपर देने सीधा मेट्रो से बैठ के सेंटर पे गया, एग्जाम दिया। एग्जाम में देते जब क्वेश्चन पढ़ा था उसमें कुछ क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन आया कि नर्स इज इन्फ्यूजिंग ए मेनिटोल टू अ पेशेंट विद सेरेब्रल एडिमा। नाउ एज अ नर्स आप उसमें क्या मॉनिटरिंग करेंगे, अब उसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आउटपुट चेक करेंगे और कुछ पता नहीं क्या चेक करेंगे। तो मैंने तो बोला हम तो डॉक्टर का ऑर्डर चेक करते हैं, क्या लिखा है कितनी बार देना है वो देखते हैं। अब इसमें आउटपुट आता है कितना, मुझे आई डोंट नो कि उसमें यूरिन आउटपुट बढ़ता है कम होता है, उसको भी चेक करना होता है, मैं क्या पता। आईसीयू में है तो वैसे ही 1 घंटे में यूरिन कितना आ रहा है लिखना होता है चार्ट में, वो लिखते हैं, हमें पता है कितना अंदर गया, इनपुट वो हम लिखते हैं क्योंकि वो आईसीयू में है इसलिए लिखना होता है। हमें ये नहीं पता आईसीयू पेशेंट में लिखना है, क्रिटिकल पेशेंट है इसलिए लिखना है, क्यों लिख रहा है ये नहीं पता। पूरे दिन में कितना लिया, कितना बाहर निकला, उसको टोटल करके पूरा बैलेंस बना के सारा हम लिख देंगे सुबह। क्यों लिख रहा है ये पता ही नहीं है, मेडिटोल दिया यूरिन आउटपुट चेक करना है, क्यों करना है ये पता ही नहीं है, नहीं पता, नहीं पता, मुझे क्या पता। सो वो क्वेश्चन आंसर मुझे आया, मैंने को बताया नहीं, मैंने ठीक होगा। और फिर मैं सोच रहा हूँ मैंने तो अभी आधे घंटे 2 घंटे पहले तो दिया पेशेंट को, मैं उसमें क्या देख रहा था, मैं तो यही देख रहा था बोतल कब खाली होगी, बंद करो, हवा नहीं जानी चाहिए। हवा क्यों नहीं जानी चाहिए, नहीं हवा चली जाएगी तो मुझे इसको पूरा प्लस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वापस, तो इसलिए ये नहीं पता एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। हवा उसमें भर जाती है ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने के लिए। एक तो इतनी सारी मेडिसिन को धीरे धीरे अंदर भेजो, जैसे ही वो लास्ट पहुंचे तुरंत बंद करो, फिर नई बोतल लगा के वापस उसको प्लस करो, फिर वापस, इतनी मेहनत नहीं करनी, इसको तुरंत बंद कर दो, नहीं में लगा दो, हो गया काम। तो इसलिए ध्यान रखना होता है, ये नहीं पता इसमें क्या हो जाएगा, एयर एम्बोलिज्म। सो वहां हॉस्पिटल में सिर्फ प्रैक्टिकल सीखा कि ये कैसे लगाना है, लगा देंगे बस, कॉन्फिडेंस इतना कि लगा देंगे, एक बार में लगाएंगे, पर प्रैक्टिकल जो था वो सीख लिया, थ्योरेटिकल कुछ पता नहीं था। फिर थ्योरी के लिए कंपटीशन करना पड़ा, जो मैं अभी बता रहा था। थ्योरी के लिए हम दोनों ने मिलकर ऐसा कंपटीशन किया कि उस लेवल में वो 3-4 जो थे वो पहुंच नहीं सकते थे वहां तक, इसलिए उन्होंने अपने आप को पहले ही सेक्रीफाइस कर दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पढ़ाई करो, खाना बनाओ, हम खाएंगे और सोएंगे। उनका जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाने की, बहुत बड़ा। एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से बनाने में टाइम वेस्ट अलग से है, और बनाए क्या बनाए, बनाने के बाद इतने सारे बर्तन अलग से, उसको धोने में टाइम पता नहीं क्या है वो सारा, और जो टाइम था वो विंटर बेस्ड था, और अक्टूबर टू फेब जो था वो विंटर वाला था, सो वो और अलग से प्रॉब्लम, सर्दी, चिल्ड वाटर। तो हमारा जो एक ही रूल था, फंडामेंटल था, खाना एक ही बार बनाएंगे, बाकी उन चारों को आता नहीं था बनाना। खाना एक ही बार बनाएंगे और खाना वही बनाएंगे जो सबसे पहले बने, और पहले एक ही बनता है, राइस तो सबसे बेस्ट है, 10 मिनट बन जाते हैं। और अब उसके साथ क्या बनाए, तो साथ कुछ नहीं बनेगा, उसी के अंदर ही बनेगा जो बनेगा। सो दाल को भी उसमें डाल दो, चावल को भी उसमें डाल दो, और क्या क्या डालना है, आलू डाल दो, प्याज सब उसमें डाल दो, बंद करो और बन गया, खा लो। तीसरा रूल था कि खाना सिर्फ मिडनाइट बनेगा, 12 से 2-3 बजे के बीच में बनाएंगे। उसका रीजन ये था कि दिन में बनाएंगे तो ये खा जाएंगे सर, और हमारे आएंगे। सो हम ये सोचते थे कि इनको नहीं मिलना चाहिए, ये सो रहे, वो साले पूरे दिन भर भूखे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं, जैसे ही वो सीटी का स्मेल उनके नाक में पहुंचता, सारे के सारे प्लेट लेके तैयार। अब है तो साथी अपने दोस्ती, उनको वैसा तो कह नहीं सकते, नहीं डाल, फिर उसके चाहिए से करने पड़ते, चाहिए से करके सबको देते, और जैसे ही उन्होंने खाया वापस हो जाते थे, क्योंकि अब वापस नंबर आएगा बर्तन वाला, तो उसके लिए कौन, हम वापस हो गए मस्त, वापस अगली बार बनाने के लिए फिर साफ करके फिर बनाओ और वो फिर आ जाएंगे। तो ये अलग अलग मजे थे, एक्चुअली मजे, पर ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है और बहुत सारी लर्निंग आती है उससे। स्पेसिफिकली आप लाइफ में स्ट्रगल सीखते हैं तो कभी फेल नहीं होंगे आगे जाके कभी, तो वो सीखना है। और आगे चलते हैं, इसमें क्या है, किडनी बिकम लार्ज, लार्ज क्यों हुआ, क्योंकि किडनी के अंदर क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्टार बनेगा, आपने देखा
जो पॉइंट्स था उनके ऊपर बहुत सारे आरबीसी रिलेटेड जम जाएंगे, किडनी यूनिट बड़ी सीधी हो जाएगी। वाइटल मॉनिटरिंग, आईओ चार्टिंग एंड वेट मॉनिटरिंग, इनटेक आउटपुट से पता चलेगा कि यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, वेट मॉनिटरिंग से पता चलेगा ब्लड कितना रिटेन हो रहा है, और वाइटल से तो ऑब्वियसली पता सब कुछ सही रहेगा कि बीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। यूरिन माइक्रोस्कोपी में आप देख सकते हैं आरबीसी का शेप पूरा, एंड किडनी बायोप्सी लेके कंफर्म कर सकते हैं कि कोई किडनी में कोई ऐसा चेंजेस तो नहीं हो गया जिसकी वजह से हमें ट्रांसप्लांट करना है या फिर किडनी को हटाना है, उसके लिए बायोप्सी लेके पता लगा लेंगे। नाउ द लास्ट पार्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, मूव करें। मूव करें, लिखिए। नेक्स्ट इज इन मैनेजमेंट, सो द मेन प्रॉब्लम इज इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो रखा है। सो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल अगर इन्फेक्शन है तो हम कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो कौन सी देंगे? स्ट्रेप्टोकोकल को किल करने वाली एंटी स्ट्रेप्टोकोकल। अब एंटी स्ट्रेप्टोकोकल कौन सी है? पेनिसिलिन, वेरी गुड। सो ऑब्वियसली पेनिसिलिन ही है, पर उसमें भी बहुत सारे ग्रुप है, पेनिसिलिन में नहीं है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे? पेनिसिलिन। एंड यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम है, 3.5 ग्राम से कम लॉस होगा, इसलिए हमें प्लाज्मा प्रोटीन या प्रोटीन डाइट ज्यादा नहीं देनी। ऑलरेडी पेशेंट इज सफरिंग विद एजोथेमिया, नाइट्रोजनस स्पेस इज वेरी हाई, तो यहाँ पे हमें क्या देनी है? लो प्रोटीन डाइट और सोडियम कम देना है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में एडिमा हो रखा है, वाटर रिटेंशन हो रखा है। पेनिसिलिन जहाँ पे हम कौन सी देंगे? एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबायोटिक जो आती है कौन सी है? एग्जांपल्स, नेफ्सिन, नेफ्सिन, मैथ्सिन, बताएं, ये हो गया। सो वी हैव फोर ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन, देयर आर फोर ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन जो आपने पहले भी पढ़ी होगी आई थिंक। अरे प्रेडनिसोलोन इज अ स्टेरॉइड, मैं बात पेनिसिलिन की कर रहा हूं। प्रेडनिसोलोन तो इधर देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, इट्स अ स्टेरॉइड, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। सो अगर हम पेनिसिलिन की बात करें यहाँ पे, वैसे मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको फार्माकोलॉजी, जस्ट इन ब्रीफ। पेनिसिलिन पढ़ा आप लोगों ने? किसी ने पढ़ा पहले फार्मा? किसी ने नहीं पढ़ा? फार्मा नहीं पढ़ा किसी ने? सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं पूछूंगा। मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को तो बहुत बार। यस सर, नहीं पढ़ा अभी तो कोई नहीं। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन नोटेट प्लांट के थ्रू इसको बनाया था पहली बार। इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दैट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन व्हिच इज इफेक्टिव ऑन फ्यू नंबर ऑफ बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो का मतलब जो एक दो बैक्टीरिया पे इफेक्टिव है उसको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम या जिसको हम व्हाइट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, वो मल्टीपल बैक्टीरिया पे इफेक्टिव, इसलिए हम क्या बोलते हैं? व्हाइट स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट पेनिसिलिन दैट इज नेचुरल पेनिसिलिन, नेचुरल पेनिसिलिन। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पेनिसिलिन आर पेनिसिलिन जी, penicillin V. These are the example of natural penicillin. The natural penicillin are the drug which cause highest sensitivity. So hypersensitivity reactions हम देखते हैं सबसे ज्यादा कौन करता है? Natural penicillin, and that's why now in current time we are not using the natural penicillin because of the excessive hypersensitivity reactions. Penicillin G and penicillin V की बात करें तो G is acid resistance, gastric acid resistance drug. Gastric acid इसको destroy कर देता है. So penicillin G is only available in IV form, injection form. But penicillin V can be given orally as well as IV, क्योंकि ये gastric acid से destroy नहीं होती है. Next natural penicillin के बाद second group of drug which is known as very very narrow spectrum, narrow spectrum. It is very very narrow spectrum. क्यों narrow? Very very because it is only effective on a single group of bacteria, एक ही बैक्टीरिया पे effective है, and that bacteria is the name of that bacteria is streptococcal bacteria जो हम बात कर रहे हैं. This is known as the very very narrow spectrum antibiotic which is effective only on streptococcal bacteria, and that's why this group of drug is known as anti streptococcal antibiotic. Very very narrow spectrum or anti streptococcal antibiotic. Examples are Nafcillin, Methicillin, Cloxacillin, Oxacillin. ये सारे किसके एग्जांपल है? These are the example of very very narrow spectrum या anti streptococcal antibiotic, और इन्हीं में से हम क्या कर देंगे? पेशेंट को जो एंटी अभी जो हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए हम रख देंगे. Now we know that penicillin is a very very important drug, and ये सिर्फ एक बैक्टीरिया के लिए नहीं बनी है, ये क्या होनी चाहिए? मल्टीपल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इफेक्टिव होनी चाहिए, और इसीलिए हमने इसका स्पेक्ट्रम चेंज किया और अभी नई ड्रग बनाई, उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम. नाउ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दैट इज broad spectrum is having two group. One is extended penicillin and second one is very extended penicillin. Extended penicillin जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, amoxicillin and ampicillin, not piperacillin, ampicillin. Now
टिल द एक्सटेंडेड ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन ऑल द बैक्टीरिया, जितने भी थे सारे क्या हो गए, डेस्ट्रॉय हो गए, बट एक बैक्टीरिया बच गया, दैट द नास्टी बैक्टीरिया व्हिच इज नोन एज स्यूडोमोनास, वेरी डेंजरस बैक्टीरिया व्हिच इज नोन एज स्यूडोमोनास. सो स्यूडोमोनास को किल करने के लिए हमें एक्सटेंडेड पेनिसिलिन को क्या बनाना पड़ा, वेरी एक्सटेंडेड बनाना पड़ा, एंड दिस वेरी एक्सटेंडेड इज वेरी इफेक्टिव ऑन स्यूडोमोनास आल्सो. इट आल्सो किल द स्यूडोमोनास. स्यूडोमोनास व्हिच इज द बैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूस ग्रीन पस, सिंगल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में क्या करता है, ग्रीन पस बनाता है. अगर वुंड पे ग्रीन पस है तो आप तुरंत आंसर दे दो क्या हो रखा है, स्यूडोमोनास इन्फेक्शन. सो वेरी एक्सटेंडेड पेनिसिलिन में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इज टिकासिलिन, कार्बोसिलिन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज पिपरासिलिन, जो आप बोल रहे थे पिपरासिलिन. These are the classifications of penicillin. I hope you remember till the pharmacology will start. और बाद में एक्सप्लेन करूंगा why these four group और कैसे बने, क्यों हुआ, वो सारा हम बाद में बात करेंगे. अभी तक नाम याद रखोगे इतने से, हो गया? रटना नहीं है घर जाके, नींद में भी उठा के पूछे कोई भाई एक्सटेंड वेरिएटी का सिंबल याद नहीं है, कहीं भी कुछ भी एग्जांपल आ जाए तो आपको तुरंत उसके बारे में पता होना चाहिए. रटने से वो भूल जाओगे, याद नहीं होगा. आगे चले हैं. और ये तो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है पेनिसिलिन का, ऐसे हम 50 एंटीबायोटिक पढ़ेंगे. हाँ, आवाज बढ़ाए. ये तो सिर्फ क्या है, एक पेनिसिलिन है, ऐसा हम 50 एंटीबायोटिक पढ़ेंगे, और 50 ग्रुप, 50 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता नहीं कितने आएंगे, और उसके लिए आपको रटने से कुछ भी नहीं होने वाला है, समझना ही पड़ेगा. सब कुछ समझोगे तो याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए. चले आगे. पता नहीं जैसे याद होता है वो तो पता नहीं, बट आपको क्या करना है तो समझना है, वही की तरीका है. रटने से ना मेरे को याद हुआ ना आपको याद होगा. चले आगे. मैंने भी एक बार रटने की कोशिश करी थी, बाद में सारे सिलिन पता नहीं किसमें चले गए, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, रटना बंद कर दिया. रटने से सारे इधर उधर हो जाते हैं. मैथिलीन पता नहीं सेप्टिक में जाएगा, सेप्टिक पता नहीं किसमें जाएगा. आगे है नेक्स्ट डिजीज नेफ्रोस्क्लेरोसिस. नेफ्रो मींस नेफ्रॉन या किडनी, नेफ्रॉन, एंड स्क्लेरोसिस मींस हार्डनेस, हार्ड हो जाना. सो किडनी का हार्ड हो जाना, दैट इज नोन एज नेफ्रोस्क्लेरोसिस. इट इज द हार्डनिंग ऑफ द रीनल आर्टरीज. किडनी के अंदर जो हमारी रीनल वेसल्स है वो हार्ड हो जाएगी, ग्लोमेरुलस हार्ड हो जाएगा, फिर नेफ्रॉन के अंदर हार्डनेस आएगी. सो दिस इज द नेफ्रोस्क्लेरोसिस. नेफ्रोस्क्लेरोसिस मोस्ट ऑफन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज. ऑब्वियसली जब लॉन्ग टर्म तक हाइपरटेंशन रहेगा तो वेसल्स क्या रहेगी, लाइक ये वेसल्स की अगर हम बात करें तो दिस वेसल हैज अ प्रॉपर्टीज दैट इट कैन इजीली एक्सटेंड एंड इट कैन इजीली कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन दोनों होता है इसमें. इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट रहती है, इलास्टिसिटी. बट व्हेन यू पुल द इलास्टिक टिश्यू फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड मोर देन देयर कैपेसिटी, तो उसके बाद आप देखेंगे उसकी इलास्टिसिटी वो खत्म हो जाती है, वो उधर ही फिक्स हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा बाद में. सेम थिंग ड्यू टू हाइपरटेंशन दिस वेसल विल बी डायलेटेड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड. अनकंट्रोल्ड है तो ये डायलेट हो जाएगी, और उसकी वजह से अपनी इलास्टिसिटी क्या करेगी, लॉस कर देगी, लूज कर देगी. और इलास्टिसिटी लूज होने से इसके अंदर क्या आ जाएगी, हार्डनेस हो जाएगी. एंड डायबिटीज तो आप जानते ही हैं, diabetes, excessive amount of glucose will deposit into your vessel and cause a hardening of the arteries. So this is the nephrosclerosis, which is mainly caused by two secondary diseases, that is hypertension and diabetes. ये शादी वाली चल रही है, अभी भी दूसरे कोई स्टार्ट हो गए, वही है, वो शादी वाली है, वो बंद हो गया, अभी दूसरे की शादी आ गई, पता नहीं ये देवता कब सोएंगे. बेसिकली 8-9 महीने तक उनको स्ट्रेस रखना चाहिए, 2-3 महीने का रखना चाहिए ये प्रोग्राम सारे हैं. लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते. चले आगे, मूव करें. नेक्स्ट. एवरीथिंग सब कुछ ओके, बट वो एक लिमिट तक है, तब तक अच्छा रहता है, अच्छा भी लगता है वो. आप लिमिट से बाहर निकाल देते हैं. लाइक मैं जा रहा था और एक ट्रैक्टर, जानते हो ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का आवाज पहले इतना जोरदार आवाज आता है उसका, आता है. उसके साथ में उसने दोनों तरफ से बड़े बड़े स्पीकर लगा रखे हैं, और उसमें इतना लाउड स्पीकर में म्यूजिक चला रहा है, और वो ऐसे कर रहा है पता नहीं. सो उसको ना तो आवाज आ रही है, क्योंकि आवाज सिर्फ किसकी आ रही है, ट्रैक्टर वाली, उसमें लाउड गाने चल रहे हैं. वो गाने बस लोगों को पता चल रहा है कि ट्रैक्टर आ रहा है, इसके लिए है ना, तो उसको सुनने में कोई मजा नहीं. ऐसा नहीं वो एक मर्सिडीज में बैठा है, उसमें गाने चल रहे हैं मस्त, उसमें सुन रहा है वो, बट उसका अलग ही शौक, उसमें काला चश्मा लगा के ऐसे पकड़ के, और फिर वो आएगा और इतना लाउड म्यूजिक चलाएगा, उसमें पता नहीं क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है. पीछे से आप हॉर्न लगा रहे हो, वो सुन ही नहीं रहा है, उसको कोई मतलब नहीं किसी हॉर्न से. कोई भी आए आगे वाला ध्यान रखेगा, पीछे से कोई आए तो आप खुद ध्यान रखें, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है. सो ऐसा तो यहाँ पे पूरा वो माहौल है. अब ये लोग पता नहीं किसको सुना रहे हैं, अगर खुद को सुना है तो थोड़ी कम आवाज में भी सो ही सकते हैं, पर नहीं, हमें तो लोगों को सुनाना है. चले आगे. कोस, व्हाट इज द कोस? आंसर इज इट्स दो टाइप्स हम इसको पढ़ते हैं, उसी के बीच में कोस है. वन इज मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस. So due to significant hypertension, diastolic BP higher than 130 mm of Hg. There are two types of blood pressure: systolic blood pressure and diastolic blood pressure. It is normally 120 by 80. When the diastolic BP from 80 to 130, इतना अगर हाई हो गया, 130 या उससे ज्यादा बहुत डिफरेंस आ गया, सो उस कंडीशन में ये क्या कॉज करेगा, मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस, एंड इट अकर इन यंग मेल एडल्ट. डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी. जब इतना सारा बीपी रहेगा बॉडी में तो वेसोडाइलेटेड डायलेशन रहेगा, और उसकी वजह से वीनस रिटर्न कम होगा, और बॉडी में वीनस रिटर्न कम होगा तो किडनी का परफेक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस. क्लियर? दिस इज नोन एज मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस. सो इसके बाद कुछ छोटी छोटी डिजीज बची हुई है, वो हम कंप्लीट कर देंगे अगर मेरी एक आधी क्लास हो आती है तो. और उसके बाद एक या आई थिंक एक क्लास हो जाना चाहिए, द वेरी इंपॉर्टेंट विच इज डायूरेटिक थेरेपी. ड्रग्स जो है इसमें टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स होती है, 3 टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा. उसके अलावा आई थिंक कोई ऐसी ड्रग आई नहीं आपको इसमें, कोई ऐसी ड्रग है जो आपको लगता है कि हमें और कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी. स्टेटिन ड्रग तो आई थिंक कार्डियक सिस्टम में पढ़ाते हैं सर, स्टेटिन नहीं पढ़ाते, पढ़ाते जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पढ़ाया होगा. एटोरवास्टेटिन,
लिपिड लॉवरिंग ड्रग्स, सही पढ़ाई पढ़ना है वो भी। और तो कुछ आई नहीं, एंटीबायोटिक तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। और क्या है, कोई ड्रग आई नहीं बाकी तो यहाँ पे। किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है बाकी सीधा, या डायलिसिस होती है, तो वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, द सेकंड वन इज बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस। बिनाइन इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस नर्विंग ऑफ द वेसल, एंड ये मेनली आपको किसमें देखने को मिलेगा, डायबिटीज मेलिटस केस हो सकता है, या फिर जिनके अंदर लिपिड का लेवल क्या बहुत ही ज्यादा है, हाइपरलिपिडीमिया है, वहां पे हो सकता है। अदर कोज इसमें हाइपरटेंशन अकर्स इन ओल्डर एडल्ट। पिछला वाला जो था यंग एडल्ट में था, ये ओल्ड एज में होने वाला, और डायबिटीज या जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के केसेस होते हैं उनमें आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। अब ये ओवर हो गया, पता नहीं लिमिट से बाहर जा रहा, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ धीरे धीरे। है क्या करें, चलो मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, कुछ और करते हैं फिर। है बताओ क्या करें। अरे गुजराती गुजराती रहने तो, गुजराती मारवाड़ी कुछ नहीं है। हैं आज लिखा नहीं, लिखना नहीं है, थक जाएंगे। लिखना क्या है सर, हमें नहीं लिखना है। मैं सोच के आया था बहुत सारा डिजीज आज कंप्लीट हो जाएगा, पर ये पता नहीं माइंड ही बंद कर दिया, पूरा थॉट ब्लॉक कर दिया इन्होंने। साइकेट्री तो पढ़ लिया आप लोगों ने, हो गया सबका। साइकेट्री के अंदर कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं वेरी कॉमन कंडीशन व्हिच इज नोन एज ओसीडी। मैंने पढ़ा होगा, एंड ऑब्वियसली सर इट इज नॉट बेटर देन मी। ओसीडी के अंदर लाइक कुछ फनी ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, फनी चीजें होती है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो ऑब्सेशन है वो कौन सा टाइप का देखने को मिलता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन। सो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज हैंड वॉशिंग इज अ कंपल्सन। तो आप पहली बार में फेल हो गए। ऑब्सेशन मतलब थॉट, थिंकिंग, एंड द मोस्ट कॉमन थिंकिंग और थॉट रिलेटेड टू दैट इज कंटामिनेशन, नॉट हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग जो है वो कंपल्सन है, तो मोस्ट कॉमन कंपल्सन इज हैंड वॉशिंग, एंड ऑब्सेशन इज कंटामिनेशन। बार बार यही आता दिमाग में कि मेरे हाथों में क्या लगा हुआ है, बैक्टीरिया वायरस, मुझे क्या करना है, हैंड वॉश करना है, फिर वो करने जाएगी अपने हैंड को वॉश। 6 घंटे की ड्यूटी में 5 घंटे तो हैंड ही वॉश किया है, और 1 घंटे तक ऑब्सेशन करती रही, सोचती रही। तो इस तरह से 6 घंटे निकल गए, और ना तो वो पेशेंट का केयर हुआ, और पूरी तरह से पर्सन जब इतना सारा ऑब्सेशन एंड कंपल्सन करता है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो आता है वो क्या रहता है, विच आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओसीडी। सही पता, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी कौन सी ड्रग देते हैं, फ्लोक्सेंटिन। ओके, फ्लोक्सेंटाइन तो नाम है, ड्रग एग्जांपल, आप उसका ऊपर वाले नाम कैटेगरी कौन सी है? ऐसे सारी किस्में आती है एंटी डिप्रेसेंट। So in case of OCD, person is having an anxiety disorder. OCD is an anxiety disorder. Then why we are giving antidepressant? So जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि which of the following is the most common complication of OCD? Answer is depression. Patient will undergo depression, and for the management of depression, drug of choice is antidepressant. So जब हम OCD पढ़ते हैं तो सिंपल सा थिंग है, person is having a single thought repetitively, and जब आपके माइंड में एक ही थॉट बार बार आएगा तो it will increase your anxiety. वो क्या करेगा, आपकी एंजाइटी को इंक्रीज करेगा। नाउ द पर्सन टू रिलीव दैट एंजाइटी, पर्सन विल परफॉर्म द एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। पहला पॉइंट, पर्सन के माइंड में बार बार थॉट आने से एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी को कम करने से वो एक्टिविटी करता है, कम करने के लिए, उसको बोलते हैं कंपल्सन। एंड बार बार एक्टिविटी करने से पर्सन डिप्रेशन में जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट देने होते हैं। सो ये ओसीडी के अंदर वो इस तरह से चलता रहता है कंटिन्यूअसली, पर्सन सोचता रहेगा और यही चलता रहेगा। यस क्लियर, कुछ आया समझ, ये रुक गया तो हम ये पढ़ लेते हैं। तो वन एग्जांपल इज हस्बैंड एंड वाइफ। एक हस्बैंड और वाइफ, आपको डिजीज फाइंड आउट करने की क्या प्रॉब्लम है। एक हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, बहुत खुशी खुशी रहते हैं। जो हस्बैंड है वो रोज सुबह जाता है ऑफिस और शाम को 5 बजे लौट जाता है। जैसे ही सुबह 9 बजे टाइम स्टार्ट होता है और वो जाता है, तो वाइफ जो है टिफिन बना के उसके लिए तैयार करके रखती है और उसको दे देती है। जैसे ही वो लेके स्कूटर लेके बाहर निकलता है, स्टार्ट होता है, और वाइफ को टेंशन होती है, यार ये सेफली पहुंचेंगे या नहीं, या कुछ रास्ते में ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा, उसको क्या हो रही है, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, टेंशन हो रही है। या फिर दूसरा थॉट आता है कि स्कूटर कहीं इधर से उधर तो नहीं चला जाएगा, कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा स्कूटर। सो फिर वो क्या करेगी, कॉल करेगी। She started calling to her husband, और जब कॉल करेगी और जब वो पहुंचेगा, पहुंच गया कहाँ, तो बोलेगा हाँ पहुंच गया, पहुंचूंगा ही, ऑफिस आया तो ऑफिस, फिर कहाँ पहुंचे तो ऑफिस, और कहाँ जाऊंगा मैं, ठीक है ऑफिस पहुंच गया, ठीक है, वो उसका थोड़ा शांति मिली, ठीक है ऑफिस ही गए और कहीं पे नहीं गए और सेफली पहुंच गए। ऑफिस का टाइम स्टार्ट 9 to 5 वर्क है, 9 बजे से स्टार्ट काम, अब वो उधर घर पे बैठे बैठे अच्छा काम ही कर रहे हैं, किससे बातें तो नहीं कर रहे, कहीं इधर उधर तो नहीं गए। वो बेचारी के दिमाग में टेंशन हुई चल रहा है पूरे दिन पर, वो बैठे बैठे सोच के। फिर वापस फोन किया, अच्छा क्या कर रहे थे, बोला काम करूंगा ऑफिस में, और क्या करूँ यहाँ पे बैठे, नहीं मैं तो ऐसे ही। नाउ टाइम हो गया लंच, टिफिन बना के भेजा था श्रीमती जी ने घर से, शानदार वाला ऐसे। अब उसके दिमाग में सो थॉट आने लगे, अच्छा लंच का टाइम हो गया 1 से 2 बजे, अब वो सब ऐसे साथ में बैठे होंगे, मैंने रोटी सब्जी पता नहीं क्या क्या बनाया, वो किसी और को तो नहीं खिला रहे हैं। फिर फोन करेगी, क्या कर रहे थे, तो लंच ब्रेक खाना खाएंगे और क्या करेंगे, नहीं किसी को नहीं, मैं तो ऐसे कुछ ठीक है ठीक है। ऐसे करते करते शाम हो गई, 5 बज गए। 5 बजे जैसे ही 5 बजे वो घड़ी देखना, अभी तक नहीं आई, पर 5 बजे तो ड्यूटी ऑफ होता है, वहां से निकलेगा बेचारा, आएगा तो टाइम तो लगेगा, 5:10 अभी तक नहीं आए, फोन पे फोन कर रही है, 5:30 अभी तक नहीं आए, रोज तो 5:30 आ जाते हैं, आज क्यों नहीं आए, 9 6 बज गए अभी भी नहीं आया, और उसके दिमाग में चल रहा है कहीं और चले गए।
ये तो प्रॉब्लम हो गई, कुछ तो गड़बड़ है, किसी को ड्रॉप करने गए, कहीं तो गए, क्या प्रॉब्लम, पता नहीं, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है ये उस वजह से। आज तो आने दो ना, 6 बजे वो स्कूटर लेके आ जाता है। अब वो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड, सुबह से शाम को ऑफिस में पंखे के नीचे बैठ के गर्मी में पूरा परेशान हो गया, और वो आते कहाँ गए थे, मुझे सब पता है आपका। वो बेचारा सोच रहा है कि कोई चाय ठंडा गर्म कुछ ठीक तैयार होगा, पियेंगे, रेस्ट, थोड़ा रिलैक्स होंगे, नींद से ये स्टार्ट। तो उसने बोला कि श्रीमती जी, वो सुबह इतनी बड़ी लिस्ट दी थी सब्जी की, वो लेते लेते आधा घंटा लग गया मुझे, तो मैं सब्जी लेने गया था और कहीं नहीं गया, और कहाँ जाऊँ, और हाँ मैं तो भूल ही गई थी, और मैं तो ऐसे यहाँ पे चिल्ला दिया ऐसे ऐसे। सो दिस इज द स्टोरी। नाउ द फीमेल इज हैविंग व्हिच टाइप ऑफ डिसऑर्डर, नाउ द फीमेल इज हैविंग व्हिच टाइप ऑफ and which type of disorder in psychiatric. So the female is having a type of disorder which is known as anxiety, and in anxiety we have two types of anxiety. One is generalized anxiety and the second one is acute or panic anxiety. In this situation the female does not have panic attack, she is having a generalized anxiety. Generalized anxiety means the tensions of daily life, डेली लाइफ की जो टेंशन होती है आपकी लाइफ में भी होती रहती है, सुबह से शाम तक जो टेंशन होती रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज एंजाइटी. सो दिस इज नॉन एज जनरलाइज एंजाइटी, जहां पे विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिकल कोज या थिंग पर्सन को क्या लेती है, एंजाइटी रहती है और अपनी टेंशन बढ़ाते रहते हैं. दिस इज नॉन एज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या जीएडी. पैनिक अटैक विल अकर सडनली, लाइक सडनली रिजल्ट आया, बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया, हाँ शौक में चला गया, मेरा कैसे हो गया, पॉसिबल नहीं था. दैट इज नॉन एज पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, पीएडी. किसी का जॉब चला गया, सडनली बोला कल से ऑफिस नहीं आना है, तो बेचारा शौक में चला जाता है, अब क्या होगा मेरा, मैं क्या करूंगा, वो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर. सो दिस इज द एंजाइटी. क्लियर? ये बंद तो आज होने वाले नहीं लग रहे हैं, तो इतनी स्टोरी भी नहीं है मेरे पास सुनाने के लिए, तो इतनी देर में पूरी साइकिल हो जाएगी कंप्लीट. और सुना सैंडविच सुनाई होगी बहुत सारी. चले आगे. साइकिल रियल में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और पता नहीं मैं तो आज 6 साल बाद सोचा और वो भी मुझे अभी लगा, याद आ रहा है, मतलब अभी भी है, क्योंकि बिफोर 6 ईयर मैंने जब पढ़ाया था, 6 या 5 साल, 5 साल पहले पढ़ाया फर्स्ट, और जब मैं पहले आया था तब साइकिल की पढ़ाता था, और शुरू में पढ़ाया था तब, उसके बाद सर आगे तो मैंने छोड़ दिया था आफ्टर 19 या 18 तक. नेक्स्ट, साइकिल के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो बहुत पूछा जाता है, और वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म. And I hope you know about the defense mechanism very well. Yes, a person who is suffering with diabetes mellitus, and a group of diabetic patient is there, एक ग्रुप है डायबिटीज पेशेंट का, एंड द एसोसिएशन आस्क दैट पर्सन, जिसको डायबिटीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वो प्रोफेसर या कुछ ऐसा है जिसको पता है डायबिटीज के बारे में, और उसको सेल्फ को भी क्या हो रखा है, डायबिटीज हो रखा है, उसी से पूछा गया कि आपको इन डायबिटिक पेशेंट्स को क्या करना है, एक लेक्चर देना है अवेयरनेस के बारे में, डायबिटीज क्या है, कैसे होती है, क्या करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन है. सो जो लेक्चर है उसको भी क्या हो रखा है, डायबिटीज हो रखा है, सामने भी कौन बैठे, डायबिटिक ग्रुप है. नाउ द लेक्चर विल स्टार्ट द लेक्चर, एंड बिफोर डिलीवरिंग द लेक्चर वो क्या करता है, एक स्वीट बॉक्स रखता है और उसमें से एक स्वीट खाता है, गुलाब जामुन खाता है, एंड आफ्टर ईटिंग द स्वीट उसने अपना लेक्चर स्टार्ट किया, बीच बीच में भी वो खाता रहता है. व्हिच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय दिस पर्सन? क्या इंटेलिजेंस, रिप्रेशन, रिप्रेशन, देयर इज नो ऑप्शन, डिनाइल. सो रिमेंबर दैट, हाँ अभी हो गया आपका सारा रैशनल, रुक जाओ अभी. रिमेंबर दैट इफ अ पर्सन इज सफरिंग विद डायबिटीज मेलाइटस, और पर्सन बोल रहा है कि डायबिटीज जो है ऐसा करने से होती है, डायबिटीज में मीठा नहीं खाना चाहिए, एंड सेल्फ जो पर्सन है वो खुद डायबिटीज से सफर कर रहा है, तो उसका माइंड जो है उसको फ्रस्ट्रेट कर देगा कि साला तेरे को खुद को पता नहीं है. अपन बोलते ना, अपने आप को देख पहले, तो खुद तो पता नहीं, हमें यहाँ ज्ञान बता रहा है, अपने आप का नॉलेज देख पहले, या जो भी चीजें, मतलब खुद को तो ऐसा हो रखा है, दूसरों को बोल रहा है गुटखी खाने वाले की, वो खुद तो मुंह में गुटखा बोल रहे. अरे भाई अपना मुंह तो देख लो पहले, फुल भरा पड़ा है. एक स्टोरी होगी आपने देखा, वो नानक, गुरु नानक की एक स्टोरी थी छोटी सी, कि एक माँ जो है अपने बच्चे को उनके पास लेके जाती है और बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत मिठाई खाता है, तो उनको बोलते हैं कि आप इसको 7 दिन बाद लेके आना. तो ठीक है, वो 7 दिन बाद वापस लेके गई, फिर उन्होंने बोला कि बेटा मिठाई खाना बहुत बुरी बात होती है, आज से मिठाई मत खाना. तो उसको बोला ठीक है बस अब नहीं खाएगा, ये बोल दिया मैंने. तो लेडीज उससे पूछती है कि आप ये बात बोल रहे हो, मुझे 7 दिन तक इंतजार कराया, मेरे 700 रुपए का नुकसान करके 7 दिन में, 7 दिन पहले ही बोल देते. तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं माता जी, 7 दिन पहले मैं भी बहुत मिठाई खाता था, और इसको बोलने के लिए मैंने मिठाई खाना बंद किया 7 दिन, अब मैं मिठाई नहीं खाता हूं, और अब मैं बोलूंगा तो ये इसके ऊपर क्या होगा, इफेक्टिव होगा. सो मैं गलत कर रहा हूं, दूसरों को बोल रहा हूं कि आप ना करें, तो फिर वो क्या है, गलत है, वो तो गलत थिंग हो गया. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे जो बड़ी थिंग है कि जब आप खुद सफर कर रहे हो, आप उसी के बारे में कुछ बोलेंगे तो आपका माइंड आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा, और इस कंडीशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए अपना आईक्यू यूज करना पड़ेगा. एंड आईक्यू इज दैट, इफ आई एम ईटिंग ए स्वीट, अगर मैं स्वीट खा रहा हूं तो मेरा माइंड क्या सोचेगा, ये स्वीट खा रहा है मतलब इसको शुगर तो नहीं हो सकता है, तभी तो स्वीट खा सकता है, अदरवाइज शुगर पेशेंट स्वीट नहीं खाएगा. एंड दैट्स व्हाई इन दिस एग्जांपल this क्या डिफरेंस मैकेनिज्म इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन, पर्सन इज यूजिंग देयर आईक्यू टू कंट्रोल हर और हिज और ब्रेन, अपने ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए. आज मैं बोल दूं कि कल साइकियाट्रिक पूरी पढ़ के आनी है, सारे एमसीक्यूज आएंगे, आप बोलोगे सर पूरी इतनी बड़ी साइकियाट्रिक हमसे तो ना हो पाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे. लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं बस साइकियाट्रिक सर, आप पीडियाट्रिक ओबीजी जो है सब दे दो, हम सब पढ़ के आ जाएंगे, वहां पे आपका माइंड जो है आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और आप दूसरे पढ़ो ना पढ़ो कम से कम साइकियाट्रिक तो कर लेंगे. इसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअलाइजेशन. दिस इज नॉन एज इंटेलेक्चुअलाइजेशन. तो ये आईक्यू या इंटेलेक्चुअलाइजेशन में एग्जांपल था जो मैंने, ये नॉट का नहीं, जो पहले एग्जाम था नॉट नहीं होता था, उससे पहले जो एग्जाम में दिल्ली एम्स ने क्वेश्चन पूछा था और आंसर इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन. क्लियर? यस. और और तो क्या पढ़ेगा है, और
आंसर तो आप दे नहीं रहे हो। मैं सोच रहा हूँ मैं भूल गया, पर लग तो रहा है कि आप भूल गए हो। हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर, मेरे जो साइकेट्री एग्जांपल है बेसिकली वो हस्बैंड वाइफ पे ज्यादा होते हैं, पता नहीं क्यों। सो हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर एंड सडनली ड्यू टू अ हार्ट अटैक द हस्बैंड गॉट डाइड, हस्बैंड की डेथ हो गई। आफ्टर 1 मंथ ऑफ द डेथ ऑफ दैट पर्सन, हस्बैंड की डेथ होने के बाद में जो फीमेल है वो जब खाना खाती है, सीट करती है, सो वो डाइनिंग टेबल पे 2 प्लेट लगाती है। ये एमसीक्यू दे दिया होगा सर ने। ओके, एक्चुअली जो सर के पास पीपीटी वो मेरी पीपीटी है, उसी में उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, तो कुछ एग्जांपल उसमें हो सकता है मैच भी करे, वही एग्जांपल होंगे जो मैं बोलूंगा, क्योंकि वही पीपीटी है जो मैं पढ़ाता था और उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन और सारे ऐड कर दिया। चलो डिनाइल, अच्छा आइडेंटिफाई आपने कर लिया। नेक्स्ट, ए मैरिड गर्ल, शादीशुदा लड़की है, वेंट टू द मार्केट एंड वो एक रोज एंड गिफ्ट लेके आती है एंड वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। लिसन द कॉन्सेप्ट और द क्वेश्चन केयरफुली, जो बहुत, ये मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सारे एग्जाम के क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछे गए। अ मैरिड गर्ल वेंट टू द मार्केट एंड ब्रिंग फ्लावर्स एंड गिफ्ट, लेके आई वो, और किसके पास आती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को देने के लिए लेके आती है। जब वो बॉयफ्रेंड के पास आती है तो पता नहीं उन दोनों में कुछ लड़ाई हो जाती है, एंड लड़ाई होने के बाद वो गर्ल जो है ब्लेम करती है अपने बॉयफ्रेंड पे कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग विद मी, यू आर चीटिंग विद मी, व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म फिट इन दिस सिचुएशन? यस, प्रोजेक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे जो सीन है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे इन दिस सिचुएशन, पहला जो टर्म था वो था कि मैरिड गर्ल, मैरिड गर्ल मींस द फीमेल पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड एंड वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है, मतलब चीटिंग कौन कर रहा है यहाँ पे, चीटिंग कौन कर रहा है, गर्ल, एंड वो बोल किसको रही है, लड़के को कि तू मेरे साथ गलत कर रहा है। समझ रहे एग्जांपल को यहाँ पे? सो यहाँ पे जब मेल पर्सन और बॉय पर्सन इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो प्राइमरली जो यहाँ पे रॉन्ग है वो कौन है, फीमेल है, जो यहाँ पे गलत परफॉर्म कर रही है, जो गलत यहाँ पे बता रही है, और वो अपना ब्लेम किस पे डाल रही है, लड़की के ऊपर कि तू गलत है मैं नहीं हूँ। भाई प्राइमरली तो आप ही गलत हो, आप इधर भी लड्डू ले रखा, इधर भी लड्डू ले रखा, दोनों लड्डू खाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे आप अपने आप की गलती को बचाने के लिए किस पे ब्लेम कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन। एक कॉमन सा एग्जांपल जो बहुत बार मैंने पहले भी बताया होगा, जो आप तो उसको आई थिंक सब जानते होंगे। इन अभी जैसे विंटर सीजन आने वाला है, इन विंटर्स जब बहुत ऊपर कोल्ड टेम्परेचर रहेगा और हस्बैंड वही सेम ऑफिस जाता है, वाइफ घर पे, सो सुबह उठते हैं 5 बजे, हस्बैंड साहब अनडूइंग, समय बता दिया सर ने, नहीं बताया, किसने बताया, बता दिया तो फिर क्या करा, सो फिर बता दिया तो सो वाइफ जो है, गाने बंद हो गए क्या, फिर स्टार्ट करो, टाइम नहीं हुआ है, सिम्टम्स इसको तो कंप्लीट करें। इन केस ऑफ नेफ्रोस्क्लेरोसिस, मैं प्राइमरी जो अभी चल रहा है वो इनर सिस्टम है, साइकेट्रिक नहीं है, तो इस पे आ जाओ। सिम्टम्स आर रेयर अर्ली इन द डिजीज। जब हम नेफ्रोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं, अगर अर्ली फेज की बात करें, हार्डनेस होगा, सो वेसल्स डायलेट होगा, लेकिन उतना स्टार्टिंग फेज में इतना हार्डनेस या इतना इश्यूज नहीं आएगा। स्लोली स्लोली जब डिजीज लेट स्टेज में पहुंचेगा तब इश्यूज आएगा। यूरिन कंटेंट प्रोटीन एंड ऑकेजनल कास्ट, कास्ट का मतलब अभी बताया था, कास्ट मींस ग्रुप ऑफ आरबीसी जो साथ साथ आता है उसको बोलेंगे कास्ट। हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, हेडेक, ब्लड विजन, एट्रोफी ऑफ द किडनी, जैसे जैसे किडनी की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, किडनी का जो है पैरेन्काइमा डैमेज होता जाएगा और किडनी की साइज स्लोली स्लोली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, नेक्रोटिक किडनी हो जाएगी। लिखो, ये तो लिखो, बता दिया मैंने, ये तो इनमें कुछ है भी नहीं वैसे सिम्टम्स। ये नहीं, नेक्स्ट, वो करें, नेक्स्ट इस एपिसोड को लिख लेते हैं, बाद में वापस नहीं लिखा। डायग्नोसिस करने की बात करें तो किडनी ऑलरेडी एट्रोपिक किडनी है और स्पेसिफिकली वेसल जो है वो क्या हो रखी है, हार्ड हो रखी है, और जब हम हार्ड वेसल्स की बात करते हैं, उस हार्ड वेसल्स की वॉल के ऊपर जब ब्लड सडनली स्टक करता है तो उसकी वजह से साउंड आती है। पानी हो ना दीवार के ऊपर, पानी जब लगता है वापस जाता है, लगता है वापस जाता है, उससे साउंड आती है, सेम ऐसा ही साउंड आता है, दैट इज नोन एज ब्लड साउंड। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड साउंड, जो हमने फिस्टुला में भी देखा था, जो आपने फिस्टुला बनाया वहां की ये वॉल हार्ड हो गई है, और जब ब्लड सडनली यहाँ पे लगे वेन में जाएगा तो इसकी वजह से आवाज आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड साउंड। यहाँ भी सेम ऐसा साउंड आपको सुनाई दे सकता है किडनी में। लेफ्ट इसमें लेफ्ट राइट एब्नॉर्मल लेवल मिलेगा, हाई एक्सेस टू हाई लेवल, यूएससीटी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखें। बाकी इसका एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज नेफ्रोस्क्लेरोसिस, तो आंसर क्या होगा, हार्डनिंग ऑफ द किडनी या फिर वेसल्स ऑफ द किडनी, दैट इज नोन एज नेफ्रोस्क्लेरोसिस। क्लियर है, ये मूव करें। मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट की बात करें तो जो कोज है उसको देखिए आप, बीपी और जो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करें। सो मैनेज हाइपरटेंशन, बलून एंड एंजियोप्लास्टी,
वेसल्स के अंदर बलून डालेंगे, उसको इन्फ्लेट करेंगे, उससे जो नैरोइंग हो गया अगर किसी वजह से डायबिटीज पेशेंट में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को ओपन करने के लिए बलूनोप्लास्टी एंड साथ में एंजियोप्लास्टी आप कर सकते हैं। स्टेंट हम डाल सकते हैं अगर एथेरोस्क्लेरोसिस प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए स्टेंटिंग कर सकते हैं। बाईपास अगर पूरी तरह से वेसल्स ब्लॉक हो गई तो देन वी विल गो फॉर बाईपास सर्जरी। सो दीज आर द पॉसिबल मैनेजमेंट। अगर किडनी नेक्रोटाइज हो गई तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उसको रिमूव करके आप क्या कर दो, या तो ट्रांसप्लांट कर दो, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। यस, क्लियर है। नेक्स्ट, नेफ्रोप्रोसेस। व्हाट इज नेफ्रोप्रोसेस? सुना है? नहीं सुना? A term which is used for a programmed cell death. Programmed cell death. Apoptosis. सुना है? It is nephroprocess. It's the term which is used as nephroprocess. क्या होता है देखेंगे। स्टार्ट करें? चलिए एक और एग्जांपल मैं देता हूं, फिर उसके बाद एंड करेंगे। एंड आफ्टर द मैरिज, शादी है, शादी नहीं चाहिए। अरे साइकेट्रिक में यही होता है, और क्या होता है। साइकेट्रिक जो होती है वो मैरिज के बाद ही होती है। साइकेट्रिक मैरिज से पहले साइकोलॉजी होता है, और मैरिज के बाद साइकेट्रिक हो जाती है। यू नो द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक? Psychology is a normal thing, and psychiatric is a disease thing. So before marriage, the person is in psychology, normal रहता है. After marriage, now the person will enter into the psychiatric. So marriage ही example होता है. Like जो हमारा सबसे बड़ा एक example था, शादी वाला example दिया था मैं, स्वयंवर हुआ था, तो वो भी शादी पे ही था। तो शादी का मैं बोला, after marriage, a person undergo crisis. crisis जानते हो, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा crisis आ गया, बेचारा psychiatric patient बन गया. This type of crisis come under which type of crisis? There are different type of crisis: situational crisis, maturational crisis, and social crisis. Yes, maturational. So when we are discussing about the different type of crisis, first type is the maturational crisis. Maturational crisis means a person mature from one stage of life and enter into the next stage. Now person need multiple adjustment in this next stage. Like जब मेरिज हम बात कर रहे हैं, so मेरिज मतलब previously the person is in single लाइफ में चल रहा था, नाउ अब वो फैमिली लाइफ में एंटर करा, दो हो जाएंगे, तो अब उनको नए एडजस्टमेंट अडॉप्टेशन करने पड़ेंगे, एंड बहुत सारे लड़ाई झगड़े फाइट बहुत सारा चलेगा, और उसके लिए उसको क्या रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है, एडजस्टमेंट करना है, प्रिपेयर करना है. दिस इज नॉन एज मैचुरेशनल क्राइसिस. One more thing is a person is suffering with cancer, and now patient की डेथ हो गई है, and the family is under the crisis state. This type of crisis, क्राइसिस नहीं होगा, एंटी से वो तो ग्रीफ है, जो आप लोग बोलना चाह रहे हो क्या है, ग्रीफ. सिचुएशनल. सो यहाँ पे जो क्राइसिस हम बात करें, क्राइसिस तो ऑब्वियसली आएगा लाइफ में. हाँ बस ये है कि एंटीसिपेटरी ग्रीफ के अंदर आएगा, इसलिए आप इसको इजीली रिजोल्व कर पाएंगे, ज्यादा इश्यू नहीं. लाइक अगर किसी का डेथ होता है सुसाइड करने से, और एक होता है कैंसर से, तो सुसाइड वाली स्टेट में आपको ग्रीफ रेजोल्यूशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन कैंसर से डेथ या ओल्ड एज से डेथ होता है, उसको इजीली एक दिन में भूल जाते लोग, ठीक है, तो जाना ही था वैसे भी. सो दिस इज द टाइप ऑफ सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आई है, कैंसर हुआ है, सडनली डायग्नोस कैंसर हुआ है, और उसकी वजह से क्राइसिस आएगा, तो दैट इज द सिचुएशनल थिंग जो आपके क्राइसिस कोज करेगा. इन केस ऑफ सिचुएशनल क्राइसिस, होल फैमिली और ग्रुप ऑफ पर्सन इज अफेक्टेड, बट इन केस ऑफ सोशल क्राइसिस, ग्रुप ऑफ सोसाइटी पॉपुलेशन और लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड है, पूरा पूरा गांव अफेक्टेड है. कोविड-19 आया तो पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है. दिस इज द सोशल क्राइसिस. यस, दे दोगे आंसर ये तो आप लोग. तो इस ऐसे तरह आप मैं डिस्कस करें, वैसे आप एक दूसरे से क्या क्या करो, डिस्कस क्या करो, ताकि आपकी भी साइकियाट्रिक रिवाइज हो जाए, जैसे मेरी हो गई वैसे आपकी भी. अभी खत्म नहीं है, अभी तो 10 मिनट और है, अभी कुछ और पढ़ाना पड़ेगा. आई कैन नॉट लीव, मैं क्लास को पहले नहीं छोड़ सकता, भले ही मेरे को बातें करनी पड़े तो बातें करेंगे, पर छोड़ पहले नहीं सकते. समझ रहे हैं आप? क्योंकि पंक्चुअलिटी, टाइमिंग जो है वो पंक्चुअलिटी का खेल है. बातें करना ये नहीं कि किसी को डर से कि बातें क्यों गए, ऐसा वो कोई इशू नहीं है, बट एक पंक्चुअल, मैं चाहूं तो आधे घंटे पहले भी आपको भेज सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक पंक्चुअलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए मेरे अंदर भी. जब तक 5 नहीं बजेगी तब तक क्लास होगा. यस, चलो मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूं, उसको देखते हैं यहाँ पे. अच्छा, रिसेंटली सर ने कार्डिक सिस्टम पढ़ाया नहीं पढ़ाया? इससे पहले कार्डिक पढ़ाया होगा ना? ओके, तो रिसेंटली सर ने भी पढ़ाया ओबीजी. ओबीजी पढ़ाया है, और ओबीजी का एक मुझे एक ही क्वेश्चन आता है ओबीजी, बाकी कुछ नहीं आता है, वो है ईडीटी निकालना, और आई थिंक आप सबको भी बहुत अच्छे से आता है. चलो निकालते हैं, वही सीखते हैं आज, मैं सीखता हूँ आप लोगों से, है नहीं? चलो कोई नहीं. सो इन कैलकुलेशन ऑफ ईडीटी, few things आपको याद रखनी है. दैट इज वन थिंग इज एलएमपी, डेट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, दैट इज द 1st of Jan 2023. Now this female is having an irregular cycle, and the days of the cycle जो है इसकी हम बात करें लास्ट मंथ की, दैट इज 36 days. अरे ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. 36 days. Now what is the expected date of delivery?
मैं जिसको पूछूंगा वो बताएगा। सब अपने आंसर्स निकाल के रखो, क्या आंसर्स होगा पूछते हैं अभी। निकाल लिया सबने? बातें नहीं करनी है, आंसर्स निकालना है। हो गया सभी का? पूछ ले। हाँ वेट करो थोड़ा, रुको जरा रुको। यस आ गया, आ गया, आ गया। कितना आया? अरे साइलेंट हो जाओ भाई, पहली बार बहुत आवाज है। हाँ कितना आया? 16 अक्टूबर। ओके कितना आएगा पीछे? 16 नवंबर। यस कौन है? कितना आएगा 16 नवंबर? पता नहीं मेरे को तो क्या आता है, पता नहीं, देखते हैं। चलिए क्या आंसर आएगा? सो जब भी हम ईडी निकालते हैं तो आई थिंक पता नहीं कितने वेज होते हैं, सारे पढ़ाए होंगे दो तीन। अरे रुको मैं क्या कह रहा हूँ, जो ईडी निकालने के लिए आई थिंक 2 या 3 कुछ मेथड्स होते हैं अलग अलग, एंड उसमें एक तो निगल्स फॉर्मूला है, बाकी और 2 3 और कुछ होता है पता नहीं। सो जब भी हम ईडी की बात करते हैं तो ईडी के अंदर मोस्ट कॉमन यूज करते हैं निगल्स फॉर्मूला जो होता है, और वो सिंपल सा फॉर्मूला है 9 मंथ प्लस 7 डेज, यही होता है। सो मैं एक बार पता नहीं कहीं पे किसी से पूछा कुछ, तो उसने पता नहीं क्या बताया, मैं कंफ्यूज हो गया। उसको मैंने पूछा व्हाट इज निगल्स फॉर्मूला, सो शी टोल्ड मी 12 मंथ माइनस 3 मंथ प्लस 7 डेज। सो मैंने उससे पूछा व्हाट इज दिस, रवि सिंह क्या है, इतना टिपिकल क्यों बना रहे हो किसी भी थिंग को? 12 माइनस 3 प्लस 7 डेज, 12 माइनस 3 प्लस 7 डेज, इतना रटेंगे उसको? इसका मतलब क्या है? जब 12 में से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा? 9 ही तो आएगा। सो इसको रटना कोई जरूरी है क्या? 9 याद नहीं रख सकते? सो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लिकेट थिंग बना रहे हैं, थिंग्स को क्या कर रहे हैं अपने लिए कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो पहले थिंग ये कि अपने आप के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करें, थिंग्स को जितना इजी रखना है रख सकते हैं उतना इजी रखो। सो ये ऐसा कुछ नहीं रखना, याद रखना 9 मंथ प्लस 7 डेज, और ये आई थिंक सबको पता है। और आई नो कि सर विल टीच मोर बेटर, ओबीजी सब वही पढ़ा सकते हैं, मैं तो वैसे भी होगा ओबीजी का वो भी नहीं आता मुझे तो। सो इसमें क्या होगा 9 मंथ ऐड कर दो, ये 9 एंड प्लस 7, क्या खान साहब बंद कर दे, वो वैसे ही बांध पढ़ा नहीं दे रहे हैं। सो आप इसमें जो प्लस करोगे तो आएगा 8, एंड जेन में जो 9 मंथ ऐड करेंगे तो अक्टूबर, अक्टूबर आएगा 2023। दिस इज ऑप्शन नंबर ए, जो आपके एग्जाम के अंदर फर्स्ट ए ऑप्शन 101% यही होगा, एंड मोस्ट ऑफ द जिन्होंने भी आंसर निकाला सबने सही निकाला है। और अच्छा है कि आप एक क्वेश्चन करें तो एक नंबर सबका सिक्योर हो गया, हर एक पर्सन जो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आप एक नंबर मस्ट लेंगे। इट इज वेरी सिंपल। जब हम बात करते हैं ओवुलेशन की, सो ओवुलेशन जो होता है वो लास्ट डे से 14 डेज पे आपका ओवुलेशन होता है। लास्ट से हम काउंट करते हैं और कितने दिन पे? 14 डेज पे होता है। और हमारा जो कैलकुलेशन होता है 28 डेज से होता है। ये किससे होता है? 28 डेज से। सो जब आप इधर से जाएंगे 14 से तो आप काउंट करेंगे तो ये 28, यानी ये नॉर्मल अगर 28 डेज है तो दोनों तरफ से काउंट करोगे तो 14 आएगा, दोनों तरफ से इधर भी 14 इधर भी 14। लेकिन इसमें हम जाएंगे तो इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा? 8। सो ये जो डे आएगा वो आएगा 22 डेज। ओवुलेशन किस दिन हुआ है? 22 पे हुआ है, और हमारा फॉर्मूला किस दिन को काउंट कर रहा है? 14 को। सो इस वजह से डिफरेंस कितना एक्स्ट्रा है? 8 डेज का, यानी 28 से कितने दिन ज्यादा है? 8 दिन। सो 8 डेज को आप इस डेट में क्या करो? 8 कर दो, आंसर आ जाएगा 16 अक्टूबर 2023। सिंपल सा है, जो सर ने बताया वही, जितने दिन एक्स्ट्रा है प्लस कर दो, जितने दिन कम है 28 से कम है माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका टीडीडी होगा। क्लियर? We'll discuss about the NAPTO process in the next class tomorrow.